नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिक एजुटेक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे थे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के संबंध में हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि कितने आयाम होते हैं, कौन कौन से आयाम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था की पहली यूनिट के बारे में। पहली यूनिट हमारी है राजस्थान की राज्य व्यवस्था की। पहली यूनिट ये है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। इसकी इकाई 1 के रूप में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इकाई 1 है इसकी राज्य सरकार के बारे में। इकाई 1 राज्य का संस्थागत ढांचा। राज्य का संस्थागत ढांचा, या यूं कहें कि हम इंस्टीट्यूशनल ढांचे में या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या यूं कहें इसको कि राज्य सरकार हमारी पहली इकाई के रूप में है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए, राज्य सरकार के अधीन हमने 3 अध्याय हैं इसमें। पहला तो है हमारा राज्य कार्यपालिका। दूसरा है हमारा अध्याय 2 राज्य विधायिका। और तीसरा अध्याय है हमारा राज्य न्यायपालिका। ये 3 अध्यायों के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं इकाई 1 के अंतर्गत। इकाई 1 में आप सब लोग जानते हैं कि सरकार के कितने अंग होते हैं। हम जब तीसरी क्लास में पढ़ा करते थे तो हमसे हमारे टीचर्स पूछा करते थे कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो हम कहते थे कि सब सरकार के 3 अंग होते हैं। ये 3 अंग कौन कौन से हैं? ये 3 अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये यूनिट फर्स्ट के रूप में हमने रखा है और इसमें ये बात बड़ी समझने की है कि सरकार करती क्या है, सरकार होती क्या है। सरकार में एक कार्यपालिका है, दूसरे में विधायिका है, तीसरे में राज्य की न्यायपालिका है। जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की तो हमें ये चीज़ों को देखने को मिलती है कि किस तरीके से हमें कामकाज करना है। जैसे हम बात करें साथियों की कार्यपालिका में आता क्या है, कार्यपालिका करती क्या है साथियों। कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का कामकाज करती है, नीतियों योजनाओं का निर्माण करती है और उन्हें लागू कराती है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो कार्यपालिका में कौन कौन से हैं? राज्य कार्यपालिका के जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, वो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री परिषद है और मुख्यमंत्री है। ये हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, या कार्यपालिका के अंग हैं, कार्यपालिका के सहयोगी हैं, जिसको हम कह सकते हैं साथियों। दूसरा हम बात करें कि विधायिका में क्या आती है। विधायिका करती क्या है? विधायिका कानून बनाने का काम करती है। ये भी अपने आप में सरकार है, कानून बनाने का कामकाज करती है। कानून बनाने के कामकाज करती है तो विधायिका में, राज्य विधायिका में कौन आएंगे जी? विधायक आते हैं। ये विधायक कहाँ बैठते हैं? विधानमंडल में बैठते हैं। तो हम विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, विधायकों के बारे में पढ़ेंगे। और विधानमंडल के पदाधिकारी कौन कौन से हैं? विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के बारे में भी हम देखेंगे। इनका गठन देखेंगे, इनके संरचना और कार्यों के बारे में हम जानेंगे। तीसरा हमारा न्यायपालिका का आता है साथियों। राज्य न्यायपालिका में क्या है? क्योंकि हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है। भारतीय संविधान में अब बात करेंगे तो राज्य न्यायपालिका के रूप में यहाँ उच्च न्यायालय है। तो
तो हम उच्च न्यायालय के रूप में राजस्थान के उच्च न्यायालय को देखेंगे, इनका गठन देखेंगे, इनके कार्य देखेंगे और इनकी शक्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा काम हमारा क्या चलेगा, दूसरा काम हमारा अधीनस्थ न्यायालयों पर भी हम चर्चा करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय कौन कौन से हैं, ये हमारी पहली यूनिट है। इस पहली यूनिट को पढ़ाने का उद्देश्य हमारा क्या है कि विद्यार्थी राज्य के संस्थागत ढांचे के रूप में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में जान सकेंगे। मतलब क्या होगा, उनका ज्ञानात्मक परीक्षण हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे कि विद्यार्थी राज्य की कार्यपालिका से, संघीय कार्यपालिका से तुलना कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, सरकार के अंगों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा हम बात करेंगे कि विद्यार्थी राज्य कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या सरकार के बारे में जानकर, तुलना कर, अंतर कर इन सबको अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे। ऐसी पढ़ाई हम आपको करा रहे हैं। साथ ही इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में ये होगा आपका कि विद्यार्थी राज्य सरकार के बारे में जानकर उनके भावी शैक्षणिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उचित अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का और उचित दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इस यूनिट्स को पढ़ने के बाद में विद्यार्थी के दिमाग में ये बातें आ जाएगी। साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, सेकंड उसमें हम जाएं तो हमारा पहला चैप्टर इसमें जा रहा है साथियों, हाँ, पहला अध्याय हमारा इसमें है अध्याय 1 के रूप में हम राज्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में हम देखेंगे आज। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव्स किस प्रकार से कामकाज करती है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जान लेंगे साथियों। अब अच्छी तरीके से जान लेंगे तो क्या स्थितियां बनेगी, कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। ये पहले उद्देश्य को हम जाने साथियों। उद्देश्य में हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद में गांधी जी का एक विचार था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी आयामों से व्यक्ति उसको जान सके, पहचान सके। हम ये चाहते हैं कि आपका ज्ञानात्मक परीक्षण हो, आप अवबोध करें, आप अनुप्रयोग कर पाए उस ज्ञान को और आप में कौशल विकास हो सके। ये 4 उद्देश्यों को लेकर हम चल रहे हैं साथियों। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और आपका कौशल। क्या राज्य कार्यपालिका पढ़ने के बाद में आपको राज्य कार्यपालिका के प्रमुख स्टेक होल्डर्स के बारे में जानकारी हो सकेगी, ये आपको बताना है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि हमारा नॉलेजेबल पार्ट यह है कि जो इस लेसन को आप पढ़ेंगे, इस लेसन को पढ़ने के बाद में राज्य सरकार के कानूनों, नीतियों, नियमों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने वाली संस्थाओं जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र जान सकेंगे। तो नॉलेज किस बात की होगी, आप कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में, आप मंत्री, राज्य की मंत्री परिषद के बारे में और राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में अभिज्ञान कर सकेंगे। आपको इनसे जुड़े हुए तथ्यों की गहन जानकारी हो सकेगी साथियों। दूसरा हमारा अंडरस्टैंडिंग, जब इनको जान गए तो क्या आपको समझ हुई कि नहीं हुई। ऐसा कहते हैं ना कि ये पढ़ा लिखा तो खूब है, साहब गुणा नहीं है। पढ़ा लिखा तो खूब है लेकिन गुणा नहीं है। पढ़ा लिखा का मतलब यह है कि तथ्यों की जानकारी है। आज इस सूचना तकनीकी के युग में क्या स्थितियां बन रही है, तथ्यों का बहुत बड़ा बोलबाला है। आईटी के युग में फैक्ट्स
बहुत सारे हैं। क्या फैक्ट्स में आप अंतर कर पाओगे? क्या फैक्ट्स में आप तुलना कर पाओगे? क्या फैक्ट्स में आप समांतर असमानता बता पाओगे? क्या यदि आप बता पाते हो तो आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है साथियों। तो ये अंडरस्टैंडिंग किसकी? ये अंडरस्टैंडिंग आप राज्यपाल की, राष्ट्रपति से तुलना कर पाते हो, आप मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की शक्तियों के साथ तुलना कर पाते हो, आप मंत्री परिषद की, केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ तुलना कर पाते हो, या विश्व के अन्य देशों में जहां पर संघीय संरचना पाई जाती है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, ऐसे देशों के जो स्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में आप समानताओं के आधार पे, असमानताओं के आधार पे या तुलना अंतर आप कर पा रहे हो, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग में आप इन स्टेक होल्डर्स की अंतर व तुलना कर रहे हो तो आपको समझ आई कि नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारा लेसन पढ़ने के बाद में यदि ये समझ नहीं आई आपको तो समझो कि आपको स्टेट पॉलिटी का कक्का नहीं आया। इस बात को समझना। अब यही नहीं है, हमारी शिक्षण विधियां, हमारी टीचिंग मेथड्स ये भी कहती हैं पढ़ना लिखना समझना ही पर्याप्त नहीं होता साथियों। क्या अपने दैनिक जीवन में उसका आप उपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस चीज को भी हमें देखना है। इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि आपने जो भी पढ़ा है क्या उसे अपने भावी दैनिक जीवन में आप उपयोग कर पाएंगे। यदि आप कर पाते हैं तो समझिए कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हो रही है, आप अपने नॉलेज को, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर रहे हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। एप्लीकेशन का मतलब होता है ज्ञान और समझ को अपने जीवन में उतारना। तो आप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद को जो आपने जाना है, समझा है, क्या उसको वास्तविक जीवन में उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे, ये चीजें आपको मायने रखती है साथियों। चौथा आपका कौशल। कौशल ये है आपका स्किल्ड। आपका स्किल्ड ये है कि जो आपने पढ़ा है उसके लिए आप उचित दृष्टिकोण डेवलप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। राइट अप्रोच यदि आपने डेवलप कर ली तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, आपका दूसरा हमारा होगा इसमें उचित मनोवृत्ति व आवश्यक अभिक्षमता का विकास। अभिक्षमता मतलब राइट एटीट्यूड आपका डेवलप होगा कि नहीं हुआ, आपका एंड एसेंशियल एप्टीट्यूड आपका डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। यदि ये नहीं हुआ है तो आपने नहीं पढ़ा। ये कहाँ होना चाहिए स्किल्ड, आपका स्किल्ड अपने भावी दैनिक जीवन में प्रकट होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं आपके दैनिक जीवन में प्रकट होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो आप यदि एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो प्रशासनिक जीवन में अभिव्यक्त होना चाहिए। आप मान लो ऑफिसर बन गए तो आपको पता होना चाहिए राज्य के स्टेक होल्डर्स किस तरीके से कामकाज करते हैं, और इसमें यदि कार्यपालिका के यदि हम अंग हैं तो हमारी क्या भूमिकाएं हैं, यदि ये पता है तो आप कर पाएंगे। राजनीतिक जीवन में आप मान लो नेता बनते हैं तो आपको कौन सा, किस प्रकार का राज्यपाल होना चाहिए, किस प्रकार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। यदि मंत्री पद आपको मिलता है तो मंत्री की भूमिकाएं क्या होती है, मंत्री काम क्या करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि पता है तो आप वो कर लेंगे। और शैक्षणिक जीवन में यदि आप टीचिंग कराते हैं तो आपका राइट अप्रोच क्या है, राइट एटीट्यूड क्या है, एसेंशियल एप्टीट्यूड क्या है। आप में एप्टीट्यूड ही नहीं है शिक्षक का और आप पढ़ाने चले तो ये बातें आप में नहीं होनी चाहिए। तो मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप अध्याय का उद्देश्य क्या करोगे, किस तरीके से करोगे, आप में ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग और कौशलात्मक अभिवर्तीय शैलियों का विकास हो रहा है, तो आप इस अध्याय को सही ढंग से पढ़ पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट इसमें रहेगा,
अध्याय के उद्देश्य के बाद में हम जानेंगे कि राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। साथियों, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम जानते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान कहाँ कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जानते हैं हम कार्यपालिका के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बता रहे हैं। प्रोविजंस, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जानने के लिए हमें भारतीय संविधान में जाना पड़ेगा। साथियों, हम भारतीय संविधान में जाते हैं तो भारतीय संविधान की हम बात करें, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? सब 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? सब 395 अनुच्छेद हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? सब 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 हो गई है। अनुच्छेद भी 450 के आसपास हो गए हैं। आपके यूँ करें कि भाग भी 26 के करीब हो गए हैं। तो इन चीज़ों को हम देखें तो क्या राज्य व्यवस्था का उल्लेख कौन से भाग में है? राज्य व्यवस्था का उल्लेख भाग 5 में क्या है? यूनियन सिस्टम है। 6 में क्या है? राज्य व्यवस्था है, भाग 6 में है। कौन से अनुच्छेद में है साथियों? कौन से अनुच्छेद में है? भाग 6 में आप जाएंगे तो 152 से 237 तक आपका भाग 6 है, जिसमें राज्य व्यवस्था है। अब राज्य व्यवस्था में हम बात करें कि राज्य व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अध्याय आपका कार्यपालिका का है। 3 अध्याय हैं। इसके अध्याय कितने हैं साथियों? 3 अध्याय हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यदि ये आपको इस तरीके से पता है तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं। बोलिए, जानते हैं कि नहीं जानते? अब कार्यपालिका की बात करें, एग्जीक्यूटिव्स की, ये कौन से आर्टिकल्स में है? ये आपके 152 से 167 तक हैं। 152 से 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव का उल्लेख है। फिर हम बात करें विधायिका किसमें है साहब? 168 से 213 तक है। फिर हम बात करें न्यायपालिका बात करें अनुच्छेद 214 से 237 तक है साथियों। 237 तक। मेरे हिसाब से ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। यदि ये समझ आ रही है तो पूरा स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी समझ आ जाएगी। यदि ये समझ नहीं आ रही है तो फिर तो जय सिया राम बोलना पड़ेगा आपको। तो ये वाली चीजें हो गई। तो अनुच्छेद 152 में कार्यपालिका क्या काम करती है साथियों? एग्जीक्यूटिव का मीन्स होता है एग्जीक्यूशन करना। किसका एग्जीक्यूशन साथियों? लॉज का एग्जीक्यूशन, पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन और आपका स्कीम्स का एग्जीक्यूशन। यदि आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि आपका एग्जीक्यूशन कानूनों का, नीतियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का एग्जीक्यूशन करना है आपको। एग्जीक्यूशन करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं साहब? राज्यपाल है साहब, हमारे तो मुख्यमंत्री साहब हैं साहब, हमारे तो मंत्री परिषद साहब हैं, मंत्री परिषद है। इनका उल्लेख किस में है साथियों? इनका भी उल्लेख हमें देखना है। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 162 में है। मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 164 में है और मंत्री परिषद का 163 से 164 व 167 में है और ये 166 तक है। इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। 166 हम राज्यपाल में भी ले सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया आपके? यदि आपको दिख नहीं रहा है तो लो साहब इसको अपन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई तो अब विधायिका के बारे में जाने। विधायिका क्या काम करती है? विधायिका विधान, लेजिस्लेचर क्या काम करती है? लीगल मतलब कानून बनाने का कामकाज करती है। कानून कैसे बनाए जाते हैं? लोकहित में बनाए जाते हैं। कानून कौन बनाती है? जी विधायिका बनाती है। स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में उल्लेख है। तो यहाँ अनुच्छेद
इसमें विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे साथियों हम। विधानमंडल में विधान परिषद है साथियों, और विधानसभा है, विधानसभा है, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, इनके सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे, इनके अध्यक्षों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे हम, विधायी शक्तियों के बारे में जानेंगे, वित्तीय शक्तियों के बारे में जानेंगे। जानकर हम ये सब चीज़ों को देखेंगे कि ये कैसे कामकाज करती है। न्यायपालिका में हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय का उल्लेख साथियों कहाँ है? उच्च न्यायालय का उल्लेख आपके अनुच्छेद 214 से 231 तक है। और अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख कहाँ है? अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख 232 से 237 तक है साथियों। इन चीज़ों को हम देखेंगे। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में बेसिक्स बातें बताइए आपको। बेसिक्स में हम बात करते हैं अब कार्यपालिका की, जो कार्यपालिका 162 से आपके 167 में आ रही है। इनको हम देखते हैं साथियों, यहीं पर ही ले लेते हैं, यहाँ पर लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ तो हम राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, इस राज्य कार्यपालिका में हम अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 160 और अनुच्छेद 161 और लास्ट में ले लेते हैं अनुच्छेद 162। ये एक अनुच्छेद हो गए। दूसरे अनुच्छेदों को हम कहाँ लेंगे? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, बोलो अनुच्छेद 167। इन अनुच्छेदों से मैं आपको फ्रेमिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये फ्रेमिंग होती है साथियों। देखिए अनुच्छेद 152 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 152 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य की परिभाषा, इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा है। और राज्य की परिभाषा क्या दे रखी है? जो भाग 3 के मूलाधिकारों में राज्य के बारे में बताया गया है उससे इतर परिभाषा होगी। मतलब भारतीय राज्य, देखो भाग 3 में राज्य का मतलब एक पूरे देश के बारे में बताया गया है। इसमें भारतीय राज्य के अधीन प्रांत के रूप में राज्य होगा। मतलब इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट के अधीन एक प्रोविंस का मतलब राज्य होगा। ये बातें हो गई। 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और ये नियुक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपालों के, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति के बाद। 154 क्या कहता है? 154 कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां, राज्य की कार्यकारी मतलब कार्यपालिका शक्ति, कानूनों को लागू करने की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में निहित होना, तो मतलब यहाँ पे क्या दे दिया? एग्जीक्यूटिव पावर्स को प्रदर्शित कर दिया है। 155 क्या कहता है साथियों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल की। और 157 क्या कह रहा है साथियों? 157 ये कह रहा है, सॉरी 155, हाँ 155 राज्यपाल की नियुक्ति और ये कार्यकाल के बारे में कह रहा है। 156 क्या कह रहा है? कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होगी। प्रसाद पर्यंत तक कैसे होगी?
कब तक होगी, ये चीजें करेंगे। 157 आपका ये कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होंगी, योग्यताएं क्या होंगी, ये 157 कह रहा है साथियों। 158 क्या कह रहा है साथियों, इसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, राज्यपाल के पद को धारण करने वाले व्यक्ति की सेवा शर्तें क्या होंगी। सेवा शर्तें मतलब वेतन भत्ते क्या होंगे, सेवा शर्तें मतलब वेतन भत्ते क्या होंगे इसके। फिर 159 क्या कह रहा है, राज्यपाल को शपथ के बारे में कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा शपथ किस पद के लिए ली जाएगी, राज्यपाल द्वारा शपथ, शपथ का उल्लेख है, कौन सा प्रारूप होगा, ये शपथ के बारे में। और कुछ आकस्मिकताओं के आधार पर राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, यदि राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो इसके कर्तव्यों का निर्वहन कब कौन करेगा, मतलब कार्यवाहक राज्यपाल की स्थिति ये बता रहा है 160 वाला। 161 ये कह रहा है क्षमादान की शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, ये 161 कह रहा है साथियों, क्षमादान की शक्तियां ये आपके राज्यपाल कह रहा है। 162 क्या कह रहा है साथियों, 162 कह रहा है राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेगी, संसद द्वारा किया जाएगा। राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्य एग्जीक्यूटिव पावर्स यदि और बढ़ानी हो तो कौन बढ़ाएगी, संसद बढ़ाएगी। तो ये किस तरीके से करेंगे, तो ये राज्यपाल के बारे में बता रखा है। 163 ये कह रहा है मंत्री परिषद के गठन के बारे में कहा गया है इसमें, मंत्री परिषद के गठन के बारे में, मंत्री परिषद का गठन ये 163 कह रहा है साथियों। आपका 164 क्या कह रहा है, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में साथियों, मंत्रियों में मुख्यमंत्री भी आ गया तो ये मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में कह रहा है साथियों। 165 क्या कह रहा है, राज्य महाधिवक्ता के बारे में कह रहा है, राज्य महाधिवक्ता मतलब राज्य सरकार का वकील, महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान है, महाधिवक्ता का प्रावधान। 166 क्या कह रहा है, राज्यपाल के द्वारा कामकाज कराने की शक्ति, यानी एग्जीक्यूटिव पावर को यदि हमें इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे कामकाज करेंगे, कामकाज संचालन की शक्ति, चालन की शक्तियां। और इसमें 167 में क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य बता रखे हैं कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। अब एक बहुत बड़ा डायनामिक रूप में लेने जा रहा हूं, यह लाइन क्या कहती है साथियों, इस चीज को आप देखिएगा। ये लाइन यूं कहती है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम किस रूप में कामकाज करते हैं, कैसे देखते हैं। अब देखिएगा, राज्यपाल के बारे में हमने यहाँ बता दिया है आपको, ये अलग रंग ले लेते हैं, ये हमारा राज्यपाल का मैटर है साथियों, बोलो ये राज्यपाल का हो गया। ये मैटर हमारा क्या है, ये मैटर हमारा मंत्री परिषद का मैटर है साथियों। मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री भी शामिल है, और कार्यपालिका में मुख्यतः दो ही तो चीज है, राज्यपाल है या मंत्री परिषद है। अब राज्यपाल या मंत्री परिषद है तो इनके बारे में हमें कैसे किस तरीके से कामकाज करना है, इन चीज़ों को जान लीजिएगा। यदि ये आप जान गए तो आपका काम हो जाएगा। देखो हम खेल खेलते हैं इसमें, हम इसको पृष्ठभूमि बनाएंगे राज्यपाल की, पृष्ठभूमि राज्यपाल के बारे में एक परिचय देंगे, राज्यपाल का परिचय किस प्रकार से होगा, तो ये हमारा परिचय वाला कॉलम हुआ। राज्यपाल यदि हमें आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम परिचय देंगे, सबसे पहले परिचय देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, राज्यपाल के बारे में बताएंगे, राज्यपाल पद का गठन कैसे होता है। इस गठन में हम क्या क्या देखेंगे, इस गठन में हम देखेंगे कि भाई राज्यपाल, सबसे पहले कोई राज्यपाल बनाते हैं तो सबसे पहले योग्यताएं देखते हैं कि नहीं देखते साथियों। सबसे पहले हम योग्यताएं लेंगे, योग्यताएं कहाँ पर है, 157 में है। योग्यताओं के बाद में योग्य व्यक्ति है तो फिर उसकी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति कहाँ है, अब आपको क्या होता है, लोग चेकिंग मेथड से पढ़ाते हैं, चेकिंग मेथड नहीं चाहिए,
ये चाहिए कि आपको ये देखना है कि योग्यताएं बाद में दे रखी है, नियुक्ति पहले दे रखी है। वो शक्ति पहले दे दी, मतलब राज्यपाल बना नहीं, शक्ति पहले दे दी हमारे अनुच्छेदों में। तो उन चीजों को मत जाइए। संविधान हमारे सर माथे है, संविधान में हम कोई किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगा सकते, बस हम उसको व्यवस्थित ढंग से यहाँ कर देते हैं ताकि आपको रटना न पड़े साथियों। तो हमने नियुक्ति कर दी। अब नियुक्ति के बाद में क्या हुआ, नियुक्ति करने के बाद देखेंगे कि साहब वो तो देख लो, इनको शपथ भी दिला दो। शपथ भी दिला दी हमने, ये शपथ आपके आ गई 159 में। फिर कहने शपथ दे दी, पर भाई महीने की तनख्वाह कौन देगा भाई? तनख्वाह के लिए हमने ये तनख्वाह का सेवा शर्तें की यहाँ पालना कर दी। वेतन भत्ते आपके यहाँ आ गए, वेतन भत्ते कहाँ गए? यहाँ आ गए वेतन भत्ते। फिर कहेंगे कि साहब ये कब तक रहेंगे राज्यपाल साहब? राज्यपाल साहब राष्ट्रपति की इच्छा तक रहेंगे, तो ये कार्यकाल भी हमने दे दिया। चाहे कार्यकाल को हम ऊपर भी ले सकते हैं, कार्यकाल हमने दे दिया। तो ये हमारे राज्यपाल पद से जुड़े हुई बातें हैं जिसमें हम जानेंगे, बेसिक्स चीज़ों को जानेंगे। राज्य फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर, कैसे गवर्नर की पोस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इनको शक्तियां कहाँ हैं? यहाँ तो हमारे संविधान में 161 में और यहाँ 154 में दो ही प्रकार की शक्तियां हैं। लेकिन आप विधायी शक्ति भी पढ़ते हो। विधायी शक्ति क्यों पढ़ते हो? विधायी शक्ति इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। तो अंग होता है तो उसके पास विधानमंडल में जो 168 से लेकर अनुच्छेद 213 तक जो शक्तियां राज्यपाल से जुड़ी हुई है वो विधायी शक्तियों के रूप में आ गई। न्यायिक शक्तियों के रूप में आपकी क्षमादान की शक्ति आ गई। कार्यपालिका शक्तियों के रूप में आपकी 154 की शक्तियां आ गई। इस प्रकार से अलग अलग शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जान लेंगे हम, राज्यपाल की शक्तियां। इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं हम, ये राज्यपाल की शक्तियों को देखेंगे। अब इसमें राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानेंगे हम। अब शक्तियां जानेंगे तो कैसे कामकाज करेगी ये। इसमें सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां वही रखी है अनुच्छेद 154 में, बोलो। दूसरी विधायी शक्तियों के बारे में जानेंगे हम। विधायी शक्ति 168 से लेकर 213 में। तीसरी न्यायिक शक्ति 161 में, न्यायिक शक्तियां। चौथी विवेकाधिकार शक्तियां। विवेकाधिकार शक्तियां कहाँ कहाँ हैं? अलग अलग जगह है भारतीय संविधान में। कहाँ कहाँ है? आपातकालीन शक्तियों में है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में है, विधेयकों को आरक्षित करने के मामले में है, मुख्यमंत्री पर मुकदमा करने के मामले में है। ये सारी चीजें आपके विवेकाधिकार शक्तियों, ये शक्तियों को जान लेंगे। इन शक्तियों को जानने के बाद हम राज्यपाल के बारे में मोटी मोटी जानकारी जान चुके हैं। तो राज्यपाल पद की भूमिका के बारे में जानेंगे। राज्यपाल पद की भूमिका, ये राज्यपाल पद की भूमिका कैसे होती है, इन चीजों को आप जान सकते हो। अब पद की भूमिका आप जान गए, पद की भूमिका जान गए। कैसे जानेंगे? जब हम उसके राज्यपाल के नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते, शपथ, आपको हटाने की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद में राज्यपाल की शक्तियों को जान जाएंगे। पिछले 75 सालों में राज्यपाल पद के साथ में जो भी घटनाक्रम जुड़ा हुआ है उनको हम कोट कर देंगे। तो राज्यपाल पदस्थिति, राज्यपाल की पोजीशन, राज्यपाल का रोल हमें पता लग जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा हम बात करने जा रहे हैं इसमें विधायिका के, उसमें मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद में भी वही स्थिति है हमारी। मंत्री परिषद, ये जो हमारी मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री परिषद, इसमें एक तो मंत्री परिषद का गठन का प्रावधान है, का गठन कैसे होगा। दूसरा मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी। अब मंत्रियों की नियुक्ति में हम देखेंगे कि मंत्री कौन कौन से प्रकार के हैं। साहब एक तो मंत्री में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री है। दूसरे कौन से हैं साहब? दूसरे मुख्यमंत्री के बाद में कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, कैबिनेट मंत्री।
तीसरे कौन है साहब? हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। चौथे कौन से हैं जी? हमारे राज्य मंत्री हैं। पांचवे कौन से हैं जी? हमारे उप मंत्री हैं। ये सारी बातें आपके क्या हैं? मंत्री परिषद के बारे में है। इसके बाद में जानने के बाद नियुक्ति आपने जान ले। अब नियुक्ति के बाद में मुख्यमंत्री ये मंत्रियों के बारे में, इनका नियुक्ति कौन करता है, इनकी योग्यताएं क्या होती है, जो हमने राज्यपाल में देखी थी। इनका कार्यकाल क्या होता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनके वेतन भत्ते कैसे दिए जाते हैं, ये सब चीज़ों को हम मंत्रियों के बारे में जानेंगे। ये तो पैक्ट वर्ड मान लीजिए किस तरीके से कामकाज करना है। फिर दूसरा, गठन में हम मंत्रिपरिषद के गठन में कौन सी पद्धति से अपनाएंगे। फिर इनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। शक्तियां कहाँ हैं? अनुच्छेद 167 में दे रखी है। अनुच्छेद 167 में दे रखी है। तो इसके अलावा वास्तविक शक्ति जो राज्यपाल की है, वो किस प्रकार से ये शक्तियों का निर्वहन करते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे हम। तो मतलब राज्यपाल की शक्तियों का उपभोग करना, शक्तियों का उपभोग करना, उपभोग ये कैसे करते हैं। दूसरा, इनके संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं। संवैधानिक जो संविधान में 3 कर्तव्य बताए गए हैं वो कैसे हैं। फिर इनकी पदस्थति के बारे में जानेंगे। फिर इनके अभी तक कौन कौन से मुख्यमंत्री बने, कौन कौन से राज्यपाल रहे, इन सब चीज़ों के विधान मतलब कार्यपालिका में महिला मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये फ्रेमिंग बनता है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल का एक परिचय हम करा देते हैं। राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर। देखिए साथियों, हमारे राज्य में कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आती है। ये आती है तो ये क्या है? बेसिकली कार्यपालिका के अंग है ये, कार्यपालिका के अंग। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक तो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका। एक कौन सी होती है? एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। अब ये राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? अस्थायी होती है, अस्थायी, टेम्पररी होती है साथियों, ये अस्थायी कार्यपालिका। और ये कौन सी होती है? ये स्थायी कार्यपालिका होती है, स्थायी, ये परमानेंट होती है। अब परमानेंट होती है तो क्या काम करते हैं ये? बेसिकली कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करता है। सबसे पहला काम क्या है इसको? कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका का क्या काम है? कानूनों को लागू करना। दूसरा काम क्या है कार्यपालिका का? दूसरा काम है नीतियां बनाना, लोक नीतियां बनाना। नीतियां, योजना, कार्यक्रम, मिशन आदि बनाना। बोलो। और बनाने के बाद, बनाना नहीं है, और उन्हें लागू करना, उन्हें लागू करना। अब लागू करना कौन बनाएंगे? राजनीतिक कार्यपालिका बनाएगी। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आ गए आपके? राज्य राजनीतिक कार्यपालिका में सबसे ऊपर है हमारे राज्यपाल साहब। राज्यपाल के बाद में है मुख्यमंत्री साहब। मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद है साहब, मंत्री परिषद है। ये हो गए। अब ये प्रशासनिक कार्यपालिका कौन हो गए? जो हमारे सिविल सर्वेंट हो गए। जिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, आप आगे जाओगे, आप एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा बनेंगे। आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होंगे। आप जिस भी पद को धारित करेंगे उस पद से जुड़े हुए कर्तव्यों का यदि आप पालन करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव के या तो कानूनों को लागू करेंगे या नीतियां, योजनाओं, कार्यक्रमों को लागू करेंगे। यही तो आपका काम होगा। तो काम होगा तो ये सब लोग हमारे स्टेक होल्डर्स है, राजनीतिक वाले। अब इनको सहायता कौन, इसमें कौन हुए? इसमें मुख्य सचिव हुए साहब, मुख्य सचिव। इसमें सचिव हुए आपके, सचिव। सचिव के बाद में कौन हुए?
सचिव के बाद निदेशक हुए साहब, आपके निदेशक हुए। निदेशक के बाद में कौन हुए आपके क्षेत्र स्तर पर? क्षेत्र स्तर पर जिला कलेक्टर हुए, जिला कलेक्टर हुए साहब आपके। फिर आपके नीचे स्तर पे कौन हुए? फील्ड कार्यालय, फील्ड अफसर हुए, फील्ड अफसर हुए। ये लोग हमारे प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग है। मतलब आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? यूं कर रहे हैं कि हम या तो फील्ड ऑफिसर बनेंगे, या जिला कलेक्टर बनेंगे, या फिर हम डायरेक्टर बनेंगे, या सेक्रेटरी बनेंगे, या चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। जो भी कुछ बनेंगे वो क्या करेंगे? वो एग्जीक्यूटिव का ही तो अंग होंगे। अंग होंगे तो हम क्या करेंगे? आपको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे हम राज्य की नीतियों का। अब ये जो लोग हैं मुख्य सचिव और सचिव स्तर के, ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को सलाह देते हैं, और मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देती है। मतलब यूँ कहा जाता है कि हमारे देश में राजनीतिक कार्यपालिका के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए सचिव जो लोग हैं वही मंत्री परिषद को सलाह देते हैं, और मंत्री परिषद को सचिवों ने जो सलाह दी गई है वही सलाह क्या हो जाती है? राज्यपाल की सलाह हो जाती है। तो ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो ये मेरे बातों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। समझने के बाद में हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम बात करने जा रहे हैं साथियों राज्यपाल के संबंध में।